महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जेडीयू नेताओं ने बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोला। जेडीयू नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी गुमराह करने वाली सरकार है। ये लोग देश की महिलाओं को भी गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बिल इसी लोकसभा चुनाव से लागू हो जाए, लेकिन बीजेपी के नेता जनगणना और उसके बाद परिसीमन की दुहाई देकर इसे टाल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये लोग इसे कब लागू करेंगे, सरकार इसे लागू करेगी भी या नहीं। इसके साथ ही जेडीयू नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर उसे महिला आरक्षण बिल लागू करना था तो मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण देने का वादा 2014 के लोकसभा चुनाव में किए थे, लेकिन 9 सालों तक मोदी अपने वादे को भूले रहे। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने आया और हार का डर सताने लगा तो मोदी जी को महिलाएं याद आई। यही नहीं, जेडीयू नेताओं ने इसके साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और जो उन्होंने काम किए हैं वो देश का कोई भी दूसरा नेता ऐसा काम नहीं किया है। लिहाजा भारत सरकार को तुरंत उनके कामों को अपनाना चाहिए। सुनिए जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पे और महिला सशक्तिकरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उठाए गए कदमों को लेकर। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम लोग सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसको लागू करने के पहले जो 2 शर्तें या वो शर्त हैं या पेच ये तो समय ही मान करके इसको तत्काल प्रभाव से यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही लागू हो जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो केंद्र सरकार है उसकी जरा कार्यशैली पर नजर डाली कि पहले ये कोई नई सोच नहीं है। सब लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2008 जो 8 में ही आया था वो राज्यसभा में पेश किया गया था और 2010 में उसे पारित किया जा चुका है। तो तकनीकी रूप से वो विधेयक अभी भी जिंदा है, क्योंकि लोकसभा में जो प्रस्ताव या विधेयक लाए जाते हैं और राज्यसभा में जो लाए जाते हैं उसमें ये फर्क होता है कि लोकसभा में अगर कोई प्रस्ताव आया और वो किसी कारण पूरा अधिनियमीकरण नहीं हो पाया तो लोकसभा के विघटन के बाद वो स्वतः मृत हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है, वो लगातार चलने वाली सभा है। तो एक तो 2008 विधेयक जो महिला आरक्षण से ही संबंधित था वो 2010 में पारित होकर अभी भी उसको लोकसभा में पेश करके पारित किया जा सकता था तकनीकी रूप से, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और उसमें भी तब जब दोनों विधेयक आज जो हम नारी शक्ति वंदन विधेयक और जो महिला आरक्षण विधेयक 2008 है, दोनों का मकसद या तथ्य देखिएगा तो एक ही है जो राज्यसभा पहले से पारित कर चुकी है। लेकिन इनको तो श्रेय लेने वाली बात होती है। कोई पुरानी चीज इनसे पहले भी किसी ने कुछ सोचा है, किया है,
ये चीज़ तो ये न मान सकते हैं, न उसको उसको कोई तवज्जो दे सकते हैं। अब ये देखिए कि उसमें भी जो वैधानिक भाषा होती है, मतलब कानून बनाने की या कानून लिखने की जो भाषा होती है, आप मानते हैं क्या ये जो महिला आरक्षण लाया गया है, आप तो इसके समर्थन कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने बताया कि बहुत सारी स्थितियां हैं। ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती हैं, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको एमएलसी बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहे थे कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नज़रिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहाँ भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे। ऐसा है कि दो बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया। तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना न हेतु मध्यभूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का, पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं। तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा? पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए। इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहते हैं कि बिहार में कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होता, बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के साथ का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को। महिला आरक्षण बिल के पीछे क्या कांग्रेस की भूमिका आप मानते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस ने पहल की थी सबसे पहले।
नहीं, निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल के ऊपर सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरह से उसको समर्थन दिया है समय समय पर, और कांग्रेस के समय में पहली बार राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके पहले भी बहुत से लोग, जैसे माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार पार्लियामेंट जो महिला आरक्षण बिल का पार्लियामेंट का जो मेंबर बनाए गए थे उसमें नीतीश कुमार जी थे, और उन्होंने मुख्य रूप से इसका अनुपालन करने का उन्होंने वकालत की थी। और यही कारण रहा कि जब प्रदेश के में उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो सबसे पहला बिहार प्रदेश बना जहां पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य को अधिकार था महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का, उसमें नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और बिहार पहला राज्य बना देश में जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। महिला आरक्षण का विरोध किया था, जो कि इस बार नहीं किया गया, ऐसा हर एक राजनीतिक, हमारे नेता ने तो जो फार्मूला लागू किया है प्रदेश में, हम चाहते हैं कि बिहार मॉडल ही सब जगह लागू हो, देश में लागू हो, क्योंकि ये सक्सेसफुल मॉडल है, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। सर, लालू जी पर समन जारी हुआ है 4 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में। बुलाया है कोर्ट ने 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को बुलाया है, समन जारी हुआ है लैंड फॉर जॉब मामले में समन जारी हुआ है लालू यादव केस तो न्यायालय का काम है, उसमें हम लोग न्यायालय का काम है, और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं न्यायाधीश उनकी भूमिका है, और जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनकी भूमिका है। इसमें हम लोगों का टीका टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ है नहीं। सर, एक सवाल है, कल जो हम लोगों ने तस्वीर देखी आज अखबारों में छपी है, आप उसे कैसे देखते हैं? कल जो मुख्यमंत्री के साथ आपकी तस्वीर है उसे नहीं, आप कितना मानते हैं, क्या आपकी बात ये देखिए, माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली, इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला।